नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फटाफट शुरू करते हैं फिर। तो पहले बेसिक्स देखते हैं। क्वेश्चन 1, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ब्लैंक। ऑप्शंस है A, agreement today at today's price, B, agreement for future date, terms decided today, C, exchange cash only, और D, made on stock exchange। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आखिर असल में होता क्या है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्सचेंज पर नहीं होता। ये दो पार्टियों के बीच का एक OTC एग्रीमेंट होता है। अच्छा, मतलब प्राइवेट डील होती है। सही पकड़ा, एकदम प्राइवेट डील। आज रेट और शर्तें तय हो जाती हैं और डिलीवरी भविष्य में होती है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन ए और सी गलत क्यों है? क्योंकि देखो, ऑप्शन ए कह रहा है कि आज ही डिलीवरी होगी, जो फॉरवर्ड्स में नहीं होता, और ऑप्शन सी कह रहा है सिर्फ कैश एक्सचेंज होगा, पर अंडरलाइंग एसेट भी तो होती है ना। राइट। और डी तो एक्सचेंज की बात कर रहा है, जबकि हमने अभी बोला कि ये प्राइवेट है। समझ आ गया। बिल्कुल, एग्जाम में ये बहुत बेसिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। अब अगर ये प्राइवेट डील है तो इसमें धोखा भी मिल सकता है ना? क्वेश्चन 2 इसी पर है। काउंटर पार्टी रिस्क इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक। ऑप्शंस ए डिफॉल्ट रिस्क, बी मार्केट रिस्क, सी बेसिस रिस्क, डी ऑपरेशनल रिस्क। इसका मतलब है, मान लीजिए मैंने किसी से डील की और वो बाद में मुकर गया, तो इस रिस्क को क्या कहेंगे? सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए, डिफॉल्ट रिस्क। अच्छा, डिफॉल्ट करना यानी मुकर जाना। वही ना, इसे बैंकिंग लैंग्वेज में क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर या सेलर दोनों में से कोई भी ऐन मौके पर धोखा दे सकता है। पर लोग मार्केट रिस्क के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, पर ध्यान रखो, मार्केट रिस्क तो प्राइस के ऊपर नीचे होने का डर है। मुकरने का डर सिर्फ डिफॉल्ट रिस्क होता है। दिमाग में बिठा लो ये बात। इंटरेस्टिंग। तो फॉरवर्ड्स में मुकारने का रिस्क है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, जो इसका हल निकालता है। What mechanism solves the problems of illiquidity and counterparty risk found in forward contracts? Options are A, banning forwards, B, centralized trading platform, C, increasing size, D, reducing transparency। इसका मतलब है, फॉरवर्ड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारा फ्यूचर्स मार्केट। एक्सचेंज के आने से सब ठीक हो जाता है? बिल्कुल, देखो, एक्सचेंज ही इकलौती जगह है जहां बायर और सेलर सुरक्षित तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैनिंग फॉरवर्ड्स यानी ऑप्शन ए तो कोई हल ही नहीं हुआ ना। राइट। और कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने से तो और मुश्किल हो जाएगी लिक्विडिटी। एग्जैक्टली, छोटे ट्रेडर्स तो बाहर ही हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी ही एक लॉजिकल आंसर है। एक्सचेंज सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है। समझ आ गया। अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर एसेंशियली ब्लैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शंस ए कस्टमाइज्ड, बी इलीगल, सी स्टैंडर्डाइज्ड, डी इनफॉर्मल। इसका मतलब है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टैंडर्डाइज्ड। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। क्यों, इसमें ट्रिकी क्या है? ट्रिकी ये है कि लोग कस्टमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सचेंज क्या करता है, वो लॉट साइज, एक्सपायरी डेट, सब कुछ पहले से फिक्स यानी स्टैंडर्डाइज्ड कर देता है। अच्छा, मतलब हम अपने हिसाब से क्वांटिटी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, सिर्फ प्राइस पर मोल भाव होता है। जो कस्टमाइज्ड होते हैं ना, वो ऑप्शन ए वाले, वो फॉरवर्ड्स होते हैं। फ्यूचर्स हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होंगे। ओह वाओ, अब क्लियर हो गया। सब कुछ एक्सचेंज पहले से सेट करके देता है, पर गारंटी कौन देगा? क्वेश्चन 5, हु गारंटीज द सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शंस ए ब्रोकर, बी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सी सेबी, डी गवर्नमेंट। ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि शेयर मार्केट में सब कुछ सेबी कंट्रोल करता है, तो सेबी ही गारंटी देता होगा। क्या ये सही है? अरे नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सेबी क्यों नहीं? क्योंकि देखो, सेबी एक रेगुलेटर है, वो रूल्स बनाएगा, फाइन लगाएगा, पर तुम्हारे ट्रेड की पर्सनल गारंटी थोड़ी लेगा। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये गारंटी कैसे देता है? यही तो मैजिक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीच में आता है। वो हर बायर के लिए सेलर बन जाता है और हर सेलर के लिए बायर बन जाता है। अच्छा,
मतलब मेरा डायरेक्ट ट्रेड किसी दूसरे इंसान से है ही नहीं। एग्जैक्टली आप सीधा क्लियरिंग कॉर्प के साथ ट्रेड कर रहे हो, इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क 0 हो जाता है। क्लियर है ना? हाँ, बहुत क्लियर। अब जब गारंटी मिल गई तो गारंटी का पैसा भी लगता होगा। क्वेश्चन 6, डू बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे इनिशियल मार्जिन? ऑप्शंस ए ओनली बायर्स, बी ओनली सेलर्स, सी बोथ, डी नीदर। इसका मतलब क्या फ्यूचर्स में बायर और सेलर दोनों को शुरुआत में मार्जिन देना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। दोनों को देना पड़ेगा। पर सेलर के पास तो एसेट है ना, वो क्यों देगा एडवांस? यही स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स का फर्क है। फ्यूचर्स में जरूरी नहीं कि सेलर के पास एसेट हो, वो तो बस फ्यूचर में देने का वादा कर रहा है। इसके लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक याद रखो। हाँ, बताइए ट्रिक। देखो, रिस्क दोनों तरफ है। मार्केट ऊपर गया तो बायर पैसे नहीं देगा शायद, मार्केट नीचे गया तो सेलर भाग सकता है। अच्छा, तो दोनों पार्टीज मुकर सकती हैं। बिल्कुल, इसीलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दोनों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, जिसे इनिशियल मार्जिन कहते हैं। दोनों तरफ रिस्क तो दोनों को मार्जिन देना होगा। समझ आ गया, रिस्क दोनों का, मार्जिन दोनों का। अब क्वेश्चन 7, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट इन फ्यूचर्स हैपेंस ब्लैंक। ऑप्शंस आर ए मंथली, बी वीकली, सी डेली, डी ओनली एट एक्सपायरी। इसका मतलब है एमटीएम यानी प्रॉफिट लॉस का हिसाब कब एडजस्ट होता है? ऑप्शन सी सही है इसमें, डेली। रोजाना हिसाब होता है? हाँ, रोजाना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लॉस को बड़ा नहीं होने देता। अगर महीने के एंड में हिसाब किया तो शायद ट्रेडर के पास पैसे ही ना बचे, बैंकरप्ट हो जाए। ओह, तो उसको डेली क्लियर करना पड़ता है अपने मार्जिन अकाउंट से। एग्जैक्टली। और एग्जाम के लिए एक और टिप याद रखना, ये सेटलमेंट हर दिन आखिरी आधे घंटे के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पर होता है, इसीलिए डेली सेटलमेंट ही सही आंसर है। बढ़िया टिप है। अब आते हैं एक्सपायरी पर। क्वेश्चन 8, व्हेन डू निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्टेड ऑन एनएसई एक्सपायर? ऑप्शंस ए लास्ट फ्राइडे, बी लास्ट थर्सडे, सी फर्स्ट थर्सडे, डी लास्ट मंडे। तो टेक्निकल एक्सपायरी कब होती है निफ्टी फ्यूचर्स की? सही आंसर है ऑप्शन बी, लास्ट थर्सडे। महीने का आखिरी गुरुवार। सही। लेकिन यहाँ एक एग्जाम ट्रिक है जो एग्जामिनर पूछता है। अगर उस आखिरी गुरुवार को मार्केट की छुट्टी हो, पब्लिक हॉलिडे हो, तो क्या होगा? फिर कब होगी एक्सपायरी? एक दिन बाद? नहीं, एक दिन पहले, यानी बुधवार को, वेंसडे को एक्सपायरी शिफ्ट हो जाती है। ये एक्सेप्शन याद रखना दोस्तों। इंटरेस्टिंग। अब थोड़े प्राइसिंग वर्ड्स पर चलते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज बेसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग? ऑप्शंस ए स्पॉट प्लस फ्यूचर्स, बी फ्यूचर स्पॉट, सी स्पॉट माइनस फ्यूचर्स, डी कॉस्ट ऑफ कैरी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बेसिस आखिर किस फॉर्मूला को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी। बेसिस का सिंपल फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस। तो मतलब आज के दाम में से सीजर के दाम को घटा दो। एग्जैक्टली। एग्जाम में ऑप्शंस में प्लस या डिवाइड भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको सिर्फ माइनस याद रखना है। स्पॉट माइनस फ्यूचर्स। ठीक है, बेसिस हो गया स्पॉट माइनस फ्यूचर्स। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। जी। A contango market is when blank. Options are A futures less than spot, B futures greater than spot, C spot equals futures, D market closed. ये contango market क्या होता है भाई? सही आंसर है ऑप्शन बी। जब मार्केट को उम्मीद होती है कि दाम बढ़ेंगे तो फ्यूचर्स का प्राइस स्पॉट प्राइस से बड़ा होता है, यानी फ्यूचर्स इज ग्रेटर देन स्पॉट। अच्छा, मतलब फ्यूचर महंगा चल रहा है। सही कहा, इसे कंटेंगो कहते हैं। अगर फ्यूचर सस्ता होता तो उसे बैकवर्डेशन कहते हैं, जो ऑप्शन ए है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस याद करना काफी हैं, तो गलत है। एग्जाम में लैंग्वेज घुमाकर पूछी जाती है। सही बात है, लैंग्वेज तो घूमती है एग्जाम में। इसलिए प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन 11 पर आते हैं। एट द मैच्योरिटी ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट हैपेंस टू द बेसिस? Option A becomes positive, B becomes negative, C becomes 0, D reaches maximum. एक्सपायरी वाले दिन बेसिस का क्या होता है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, इट बिकम्स 0। 0 क्यों हो जाता है? अभी तो हमने माइनस किया था ना स्पॉट से फ्यूचर्स को। हाँ, माइनस ही करना है, पर देखो आखिरी दिन दोनों मार्केट्स मिल जाते हैं। स्पॉट का प्राइस और फ्यूचर्स का प्राइस एग्जैक्टली एक बराबर आकर रुक जाता है। ओ, जब दोनों बराबर हो गए तो स्पॉट माइनस फ्यूचर 0 ही आएगा। एग्जैक्टली। चाहे पहले वो कंटेंगो में हो या बैकवर्डेशन में, मैच्योरिटी पर वो कन्वर्ज हो जाएंगे और बेसिस 0 हो जाएगा। समझ आ गया। क्वेश्चन 12 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स इज कैलकुलेटेड एज ऑप्शंस ए इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड, बी इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, सी डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट, डी स्टोरेज प्लस इंश्योरेंस।
एक आम स्टूडेंट का डाउट है, शेयर्स को होल्ड करने का खर्चा आखिर कैसे निकालते हैं और डिविडेंड क्यों माइनस करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरेस्ट पेड माइनस डिविडेंड अर्न्ड। इसे एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। हाँ, बताइए। अगर आपने शेयर खरीदे तो आपका कैपिटल फंसाना, उस पर जो इंटरेस्ट आप बैंक को दे रहे हो वो आपका खर्चा है। राइट, इंटरेस्ट तो लग ही रहा है। पर जब शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी बीच में डिविडेंड भी तो देती है। अच्छा, तो वो डिविडेंड हमारी कमाई हो गई। एग्जैक्टली जो इंटरेस्ट आपने भरा उसमें से जो डिविडेंड आपने कमाया उसको माइनस कर दो, नेट कॉस्ट निकल आएगी। ऑप्शन डी जो है स्टोरेज वाला, वो क्रूड ऑयल या गोल्ड जैसे कमोडिटीज में लगता है, शेयर्स में नहीं। हाँ, शेयर्स रखने के लिए गोदाम थोड़ी ना चाहिए। क्वेश्चन 13, इफ द फ्यूचर्स प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर प्राइस, इट ट्रिगर्स ब्लैंक। ऑप्शंस ए रिवर्स कैश एंड कैरी, बी कैश एंड कैरी, सी स्पेक्यूलेशन, डी हेजिंग। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फेयर प्राइस से महंगा है तो स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। देखो, ट्रेडिंग का बहुत सिंपल रूल है, जो चीज महंगी है उसे बेचो और जो सस्ती है उसे खरीदो। वही तो अगर फ्यूचर्स महंगा है तो आर्बिट्राजर उसे बेच देगा, यानी शॉर्ट कर देगा। और ठीक उसी वक्त कैश मार्केट में सस्ते दाम पर शेयर खरीद लेगा। अच्छा, मतलब बिना रिस्क लिए बीच का मार्जिन कमा लेगा। बिल्कुल, इसे ही कैश एंड कैरी कहते हैं। अगर उल्टा होता तो रिवर्स कैश एंड कैरी हो जाता। इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है क्योंकि रिस्क है ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। अब क्वेश्चन 14, ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स ब्लैंक। ऑप्शंस आर ए ट्रेडेड टुडे, बी कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग, सी टोटल इन्वेस्टर्स, डी टोटल एक्सचेंज वैल्यू। मार्केट में रोज ओपन इंटरेस्ट की बात होती है, इसका असल मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग, यानी वो सौदे जो खुल तो चुके हैं पर अभी बंद नहीं हुए। इसे थोड़ा और सिंपल करके बताएंगे? हाँ, एक एनालॉजी देता हूं। मान लो एक क्लब है, आज सुबह से क्लब में कितने लोग आए और गए वो वॉल्यूम है, ऑप्शन ए। ठीक है। पर इस एग्जैक्ट सेकंड में क्लब के अंदर कितने लोग अभी बैठे हुए हैं वो ओपन इंटरेस्ट है, यानी आउटस्टैंडिंग सौदे। ओह वाओ, बहुत बढ़िया एनालॉजी। जो लोग अभी अंदर हैं वो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। क्लियर। अब क्वेश्चन 15, एन आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन इज कॉल्ड ब्लैंक। ऑप्शंस ए शॉर्ट, बी लॉन्ग, सी नेकेड, डी स्प्रेड। अगर मैंने बाय पोजीशन ले रखी है तो उसको टेक्निकली क्या कहेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्ग पोजीशन। मार्केट की टर्मिनोलॉजी बहुत सिंपल है इसमें। बाय करना मतलब लॉन्ग करना है ना? सही कहा। जब लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लॉन्ग करते हो, और जब लगता है प्राइस गिरेगा तो आप पहले सेल करते हो, जिसे शॉर्ट करना कहते हैं। नेकेड और स्प्रेड तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के नाम है। ठीक है, बाय इक्वल्स लॉन्ग, शॉर्ट इक्वल्स शॉर्ट। अब क्वेश्चन 16 पर आते हैं जो रिस्क नापने के बारे में है। Which measure indicates the systematic risk of a security? Options are A alpha, B beta, C gamma, D sigma. वो कौन सा रिस्क है जिसे हम डाइवर्सिफाई करके भी जीरो नहीं कर सकते? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीटा। देखो दोस्तों, सिस्टमैटिक रिस्क पूरे मार्केट का रिस्क होता है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बेटा बेसिकली ये रिस्क कैसे नापता है? बेटा एक मल्टीप्लायर है। अगर निफ्टी का बीटा 1 है और आपके स्टॉक का बीटा 2 है तो मतलब मेरा स्टॉक ज्यादा रिस्की है। बिल्कुल। मार्केट 10% गिरेगा तो आपका स्टॉक 20% गिरेगा। बाकी ऑप्शंस देखो, अल्फा रिटर्न नापता है और गामा ऑप्शंस ग्रीक है। बीटा ही सिस्टमैटिक रिस्क बताता है। ओके, तो अगर मुझे इस बीटा वाले रिस्क को कवर करना हो तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? यही क्वेश्चन 17 है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड टू हेज अ पोर्टफोलियो इज ब्लैंक। ऑप्शंस है ए वीपी बाय वीआई, बी वीपी इनटू बीटा पी डिवाइडेड बाय वीआई, सी वीआई बाय वीपी, डी बीटा पी इनटू वीआई डिवाइडेड बाय वीपी। इसका मतलब अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निफ्टी के कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे? सही फॉर्मूला ऑप्शन बी है सही फॉर्मूला। पोर्टफोलियो वैल्यू को पोर्टफोलियो बीटा से मल्टीप्लाई करो और फिर उसे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से डिवाइड कर दो। अच्छा, पर लोग ऑप्शन ए क्यों नहीं चूज करते? सीधा डिवाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पोर्टफोलियो का रिस्क भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आपका पोर्टफोलियो ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं उसको हेज करने के लिए। इसलिए बेटा से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। एग्जैक्टली। एग्जाम टिप दे रहा हूं, इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स पक्का आते हैं। न्यूमरेटर में पोर्टफोलियो वैल्यू और बेटा मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखना। डन, दिमाग में बैठ गया। अब प्रैक्टिकल यूज पर आते हैं। क्वेश्चन 18, अ शॉर्ट हेज इज यूज्ड बाय एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू ब्लैंक। ऑप्शंस ए बाय शेयर्स लोअर लेटर, बी protect existing portfolio from price fall, C speculate on rise, D earn dividends. कोई शॉर्ट हेज क्यों करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी। यहां दो शब्दों को अलग अलग समझो। शॉर्ट और हेज। हाँ, शॉर्ट मतलब बेचना और हेज मतलब इंश्योरेंस लेना। ओह, मतलब मेरे पास जो पोर्टफोलियो है उसे गिरने से बचाना है। बिल्कुल। अगर डर है कि मार्केट गिरेगा तो आप पोर्टफोलियो मत बेचो, फ्यूचर्स मार्केट में निफ्टी शॉर्ट कर दो।
तो जो मार्केट गिरेगा पोर्टफोलियो में नुकसान होगा पर फ्यूचर्स में फायदा हो जाएगा। वही तो, दोनों एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे और आपका पैसा बच जाएगा। यही शॉर्ट हेज है। Brilliant. अब क्वेश्चन 19. Payoffs for futures contracts are blank. Option A, non-linear, B, linear, C, curved, D, exponential. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लॉस ग्राफ कैसा दिखता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लीनियर। लीनियर मतलब एकदम सीधी रेखा। सीधी क्यों होती है? क्योंकि फ्यूचर्स में प्रॉफिट और लॉस दोनों की कोई लिमिट नहीं होती है। अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिवॉर्ड। 10 पॉइंट ऊपर गया तो 10 का प्रॉफिट, 1000 पॉइंट गया तो 1000 का। और अगर यही सवाल ऑप्शंस के बारे में होता तो वो नॉन लीनियर या कर्व्ड हो जाता, क्योंकि वहां लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड। पर फ्यूचर्स की ग्राफ लाइन सीधी होती है। समझ आ गया। अब हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन 20. If futures price is greater than spot price, the basis is blank and the market is called blank. Options A, positive, backwardation, B, negative, contango, C, zero equilibrium, D, positive, contango. ये तो लगता है क्वेश्चन 9 और 10 का कॉम्बो टेस्ट है। बिल्कुल सही पकड़ा, ये परफेक्ट समरी सवाल है। सही आंसर है ऑप्शन बी। चलो मिलकर ब्रेक डाउन करते हैं इसको। बेसिस का फॉर्मूला था स्पॉट माइनस फ्यूचर्स। सही। और सवाल कह रहा है कि फ्यूचर्स बड़ा है, तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना। एग्जैक्टली। तो बेसिस नेगेटिव हो गया, और जब फ्यूचर महंगा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था, उसे कंटेंगो कहते हैं। बस, बेसिस नेगेटिव और मार्केट कंटेंगो। ऑप्शन बी इज राइट। एक ही सवाल में दो कॉन्सेप्ट चेक हो गए। वाह, ये सच में एक परफेक्ट रिवीजन सवाल था। जाते जाते एक चीज सोचने के लिए छोड़ता हूं दोस्तों। हमने क्वेश्चन 11 में देखा कि एक्सपायरी के दिन बेसिस हमेशा 0 हो जाता है। हाँ, स्पॉट और फ्यूचर्स बराबर हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मार्केट में ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत या इनविजिबल फोर्स है, या आर्बिट्राजर्स ऐसा क्या करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन दाम एकदम एक्यूरेट तरीके से बराबर आकर ही टिकता है? इस मैकेनिज्म के बारे में जरूर सोचना। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, हर एक आंसर का लॉजिक क्लियर किया हमने। स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। सेम प्रेपरेशन के लिए सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।